प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी को पूर्व की वीडियो में जो आपने अपने प्रश्न लिखे हैं, आज उनके उत्तर देने वाला हूं और चंद्रमा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं, जिसमें किस राशि में किस तरह का प्रभाव चंद्रमा का आता है उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। ये बात समझ करके चले कि आप जानते हैं आज रविवार में आपको केवल मैं मुख्य रूप से जो वीडियो देता हूँ वो निःशुल्क अध्ययन की देता हूँ और वो आपको मिल गई है। लेकिन ये दूसरी वीडियो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप जो चंद्रमा की पूर्व की वीडियो थी वहाँ पर जो कुछ प्रश्न थे उनके आपको उत्तर मिल जाए और आप चंद्रमा के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। और बाकी इसके बाद जब आगे मैं आपको सोमवार से जो वापस से श्रृंखला में आपको जानकारी दूंगा वो उसी की जानकारी दूंगा जिसमें अभी हमने बात करी चंद्रमा से सूर्य किस किस भाव में बैठकर कैसा कैसा प्रभाव देता है उसकी जानकारी मैंने आपको दी, उसकी वीडियो मैंने आपको दी। उसके पहले चंद्र कुंडली पर चर्चा हो चुकी है हमारी। जो नए दर्शक आज की वीडियो को देख रहे हैं, जिनने पूर्व की वीडियो नहीं देखी, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जो आई बटन में आप लिंक देखेंगे वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलेंगी। आपको कहीं पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो के बाद में जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएंगी, एक लिंक मिल जाएंगी, उसमें प्लेलिस्ट जिसमें होगा मून इन एस्ट्रोलॉजी, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें चंद्रमा से जुड़ी सभी जानकारी, फिर वो अभी की वीडियो हो वो भी मिलेंगी और पूर्व की वीडियो जिसमें मैंने आपको अलग अलग भाव में चंद्रमा कैसा प्रभाव देता है उसकी जानकारी दी है, वो वीडियो मिलेंगी। तो उन्हें आप आराम से विस्तार से और अपने समय अनुसार जब आप देखना चाहें तब देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं जो पूर्व की वीडियो में आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो प्रश्न है उन्हें कुछ ले लेता हूं। आज यूं भी रविवार है, संडे है, तो एक तरह से ये कुछ शुरुआती प्रभाव में संडे कमेंट बॉक्स जो मैं बनाता था उसकी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और रही बात फिर आगे की, तो आगे तो आपको जो अन्य ग्रह है जिसमें चंद्रमा से अलग अलग भावों में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा उसकी जानकारी मिलेंगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कमेंट आए थे उनके उत्तर मैं आपको बताता हूं। पहला कमेंट जो आया था वो ये आया था कि अगर चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 6 भाव आगे सूर्य मंगल मेष राशि में बैठे तो कैसा प्रभाव देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये भी व्यक्ति को शत्रुहंता बनाने का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा से छठे में सूर्य मंगल जैसे ग्रह व्यक्ति को पराक्रमी, ऊर्जावान, सरकारी क्षेत्र में सफल, ये सब बनाने का कार्य करेंगे। यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के प्रभाव से ऊर्जा तो अच्छी रही ही, सेना, मिलिट्री, फौज, इन क्षेत्रों में भी अगर ऐसा व्यक्ति जाना चाहे तो अवश्य सफल हो पाएगा। शत्रुहंता ये योग बनाएगा। कर्ज कई बार बढ़ सकता है लेकिन अपने दम पर ऐसा व्यक्ति कर्ज उतार भी पाएगा, यानी ओवरऑल। और मेष राशि में हो गया तो विपरीत राजयोग का प्रभाव भी ये देने का काम करेगा। तो यानी ओवरऑल ये पूरा प्रभाव अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे तो भी अच्छा प्रभाव इसका प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो ये था कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में गुरु, सूर्य और बुध और उसके साथ में मंगल, ये 4 ग्रह का प्रभाव पूछा है। मिथुन लग्न में सप्तम भाव में गुरु, सूर्य, बुध और मंगल कैसा प्रभाव देंगे। अब देखा जाए तो गुरु अपनी ही राशि में होंगे, वहां पर धनु राशि में। सूर्य और बुध साथ में होने से तो कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये अच्छा ही प्रभाव प्रदान करेंगे। इन सब के कारण तो व्यक्ति परेशानियों से बच जाए, अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर ले, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल जो इस कुंडली का सर्वाधिक अकारक होता है वो सप्तम भाव में बैठेगा, इन सब ग्रहों के साथ में बैठेगा तो इन सब ग्रहों के नकारात्मक फल में वृद्धि करेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति, चिंता अधिक रहे, टेंशन लेने का स्वभाव बढ़ जाए, वो सब बातें भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी ये एक कमजोरी रहेंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो अन्य प्रभाव इन ग्रहों का कुछ हद तक आपको ठीक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर जो प्रश्न आया है वो आया है कि चंद्रमा से सूर्य अगर छठे भाव में हो तो जितने विरोधी होंगे ऐसा व्यक्ति उतना यशस्वी होगा। ये कोई विचारणीय बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा से छठे भाव में बैठा सूर्य भी शत्रुहंता बनाएगा, व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अभी जैसे पूर्व की अभी प्रश्न में था कि सूर्य मंगल दोनों थे, वो भी यही काम करते। सूर्य अकेला है तो भी यही काम करेगा और व्यक्ति को मान सम्मान से युक्त, जीवन में सफल, और जितने शत्रु हो उतना व्यक्ति उनसे लड़ाई करेगा। लड़ाई करने से मेरा मतलब क्या है
जितनी व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता होंगी, व्यक्ति उतना उनमें डट करके या उतना मेहनत से फिर आगे बढ़ेगा और फिर सफलता अर्जित कर पाएगा। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य साबित होगी। अगला जो प्रश्न है वो है, अगर चंद्रमा से नवम भाव में तुला राशि में नीच का सूर्य बैठा हो तो कैसा प्रभाव मिलेगा। अगर देखा जाए तो चंद्रमा से नवम में सूर्य, अच्छा मैंने आपको बताया था, अच्छे प्रभाव देने वाला बनता है, व्यक्ति को स्वयं धार्मिक अच्छे कर्म करने वाला बना देता है। यहाँ पर विवाह के बाद भाग्योदय करवाए, किंतु पिता से तालमेल कमजोर रहे, ये बात देखने को मिल सकती है। माता से भी मिले जुले प्रभाव में आ सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर भी भले सूर्य नीच राशि में हो जिससे उसके शुभ फल में कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति धार्मिक हो या अच्छे कार्य करता हो तो इसमें कोई ज्यादा संदेह नहीं रहेगा। इस सूर्य के कारण कई बार हो सकता है कि व्यक्ति गलत मार्ग पर भी चला जाए और उसको उसका नकारात्मक फल भी भोगना पड़े, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति सफल होगा, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाएगा, ये बात आपको देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल प्रभाव आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य से नवम में चंद्रमा, माफ कीजिएगा, चंद्रमा से नवम में सूर्य अच्छा ही होगा, भले ही वो अपनी नीच राशि में ही क्यों ना हो, थोड़ा कमजोर होकर के धीमी गति से सफलता दे सकता है, मान सम्मान में कमी ला सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सफल अवश्य हो सकता है, ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला अगर प्रश्न देखें तो ये आया है कि चंद्रमा से अन्य ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण भी करें। तो ये बिल्कुल कहने की बात नहीं है, मैंने अभी आपको कहा आगे अगले दिन सोमवार से ही आपको अलग अलग ग्रहों की जानकारी भी चंद्रमा से मिलेंगी और सभी वीडियो आपको एक एक करके प्राप्त होंगी। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद अगला एक प्रश्न आया है कि मेरे बेटे की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा है और लग्न में सूर्य है, और आगे लिखा है चंद्रमा से नवम में सूर्य है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल चंद्रमा से नवम में सूर्य हो जाएगा तो ये तो अच्छा प्रभाव होता है, ठीक है, माता पिता के संबंध में कमजोरी लाता है। लेकिन उसके बाद आगे लिखा है, लेकिन मेरी कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में है और सूर्य 12वें में है। तो आगे इन्होंने प्रश्न लिखा नहीं। अब देखिए चंद्रमा 11वें में है, अब सभी माता पिता हो या कोई भी हो, सभी की कुंडली में एक जैसा तो रहेगा नहीं, अलग अलग ही रहेगा। तो ये शायद इनकी माता ने लिखा है, तो 11वें भाव में इन्होंने लिखा है चंद्रमा है और 12वें भाव में सूर्य है। अब ठीक है, चंद्रमा से सूर्य आगे है तो ये कमजोर होता है थोड़ा, क्योंकि चंद्रमा अमावस की ओर बढ़ रहा है तो थोड़ा कमजोरी वाला कहा जाएगा। बाकी अभी 11वें 12वें भाव में तो भी इसके फल में कमी तो है ही, लेकिन अच्छी बात है कि संतान की कुंडली में इस तरह के योग में आ गया, यानी जो उनकी कमी आपके जीवन में थी वो संतान तक नहीं गई, मतलब आपने उसके जो भी निदान थे, जो भी उपाय थे वो आपने कर लिए, इसलिए आपको नकारात्मक फल नहीं मिला, ये अच्छी बात है। मतलब नकारात्मक फल आपकी संतान को नहीं मिला, ये अच्छी बात है। इसके बाद आगे लिखा है कि 11वें भाव में नहीं बताया है। देखिए बताया गया है, आप चेक कीजिएगा, जब चंद्रमा से सूर्य 11वें भाव में उसका फल बताया है, आप देखिएगा मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा फिर आगे अगर प्रश्न देखा जाए तो एक और प्रश्न इसमें मिलता है कि मेरे छठे भाव में चंद्रमा राहु वृषभ राशि में है और सूर्य बुध लग्न में है। अब यहाँ से देखें तो चंद्रमा से अष्टम में सूर्य हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में कि सूर्य जो होता है लग्न में होने के कारण बलवान होता है और चंद्रमा के दोष को कम करता है। अब लेकिन चंद्रमा विशेष पीड़ित है, ज्यादा पीड़ित है, यहाँ उच्च राशि में जरूर है लेकिन अष्टम का स्वामी है, और अष्टम का स्वामी होकर ये छठे भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में राहु के साथ होकर प्रबल विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखा जाए तो ये बात जरूर है कि ये जो सूर्य अपने चंद्रमा और राहु की स्थिति है ये मानसिक अशांति, चिंता, रोग में वृद्धि करती है। अब ऐसे में चंद्रमा से अष्टम में जो सूर्य बैठा है, भले ही लग्न में होकर ये आत्मविश्वास प्रदान करता, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो स्थिति है चंद्रमा से, उसके कारण मानसिक अशांति, चिंता थोड़ी अधिक महसूस हो सकती है, कमजोर प्रभाव थोड़ा अधिक प्राप्त हो सकता है। भले सूर्य यहाँ पर भाग्य के स्वामी होकर के लग्न में हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़े फल में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अगर चंद्रमा और सूर्य साथ में हो मगर दोनों पुष्कर नवमांश में हो तो क्या प्रभाव होता है। देखिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य साथ में होने पर मैंने क्या कहा कि अगर लग्न कुंडली में, लग्न में, दशम में, एकादश में हो तो बहुत बढ़िया, तीसरे या छठे में हो तो भी ठीक है एक तरह से, लेकिन उसके अलावा इसके फल कमजोर होते हैं। अब पुष्कर नवमांश को आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह इसमें होता है तो मैं आपको बता दूं अन्य दर्शकों को ये विशेष डिग्री होती है जहां पर अगर ग्रह होते हैं तो उसको पुष्कर नवमांश कहा जाता है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग चरण होते हैं। तो अब यहाँ पर यह बात देखने योग्य है कि आपका जो पुष्कर नवमांश में सूर्य चंद्रमा गए हैं ये किसकी राशि में और किसके नक्षत्र में होकर के गए हैं, क्योंकि अगर हर उसमें देखा जाएगा तो अलग अलग प्रभाव होता है। और ये बात देखने वाली रहेंगी
कि अगर शुभ ग्रहों के उसमें होंगे तो ज़्यादा शुभ कहा जाएगा इनको, इनके नकारात्मक फल में कमी आएंगी। वैसे पुष्कर नवमास में होने से सूर्य चंद्रमा मजबूत प्रभाव देंगे, व्यक्ति को रहस्यमयी या गहराई से जुड़ा चीज़ें सीखने का गुण देंगे। किसी भी विषय को गहराई तक सीखना, खोजना, जानना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहेगा और व्यक्ति उसी के बल पर, रिसर्च के बल पर जीवन में सफलता अर्जित कर पाएगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी जो अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर आगे अगर प्रश्न देखें तो एक दर्शक ने लिखा है कि कुंडली विश्लेषण कैसे कराना है। आप जानते हैं नंबर आपको प्रत्येक वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिए, वहीं पर आगे की जानकारी आपको प्रोसीजर जो भी बता दिया जाएगा। एक प्रश्न है कि अगर मेरे अष्टम में चंद्रमा है और उससे छठे में सूर्य है, हाँ अष्टम में मून से छठे पे सूर्य है ऐसा लिखा है, इसका मतलब यही है कि अष्टम में चंद्रमा है और लग्न में सूर्य है। तो अब वही बात हो जाएगी यहाँ पर भी कि अष्टम में चंद्रमा कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, लेकिन लग्न के सूर्य उसके बल को कम, मतलब जो कमजोरी आई है उसको बढ़ाने का, ठीक करने का काम करेंगे, उसकी कमजोरी को दूर करने का काम करेंगे और शुभ फल को प्रदान करेंगे, जो अच्छी बात है। तो इसलिए उससे ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है कि बुध गुरु 5वें भाव में सिंह राशि में है, शनि मंगल की दृष्टि भी है, गुरु अस्त है, तो क्या गुरु का रत्न पहन सकते हैं? अब कहा है, मतलब ये तो उससे जुड़ा प्रश्न नहीं है लेकिन ले लेते हैं, उस वीडियो में ही है। बुध गुरु 5वें भाव में है सिंह राशि में, मतलब मेष लग्न में, और यहाँ शनि मंगल की दृष्टि भी इन दोनों के ऊपर है, गुरु अस्त है यहाँ पर, तो गुरु का रत्न पहन सकते हैं क्या? तो देखिए गुरु सूर्य की राशि में है, अब सूर्य साथ में नहीं है यानी आगे पीछे होगा, तो आगे पीछे होने के प्रभाव से तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में अति मित्रता स्थिति में आ जाएंगे। इस कारण से ये कहा जाएगा कि अवश्य से गुरु का रत्न धारण करें, शुभ परिणाम मिलेगा। मंगल की दृष्टि या शनि की दृष्टि कोई खराबी नहीं देंगी, क्योंकि मंगल तो लग्नेश है और शनि इस कुंडली में दशमेश और एकादशेश होते हैं, जो ठीक ही है, भले अकारक होते हो लेकिन जीवन में महत्वाकांक्षी बनाएंगे, लाभ देने का ही काम करेंगे। तो गुरु का रत्न पहनना अच्छा रहेगा, शुभ फल को बढ़ाने वाला होगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो चंद्रमा 11वें में है और सूर्य लग्न में है, तो क्या होगा? तो ये देखिए, जैसे देखा जाए तो मैंने आपको कहा था चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, यहाँ पर भी लग्न में सूर्य है तो ये अच्छा ही परिणाम देंगे। हो सकता है चंद्रमा के कारण आपको मानसिक अशांति, चिंता रहे, या आप व्यर्थ की कल्पना अधिक करें, या धन को लेकर के चिंता आपके मन में बनी रहे, वो बातें हो सकती है, धन में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप चंद्रमा से सूर्य की स्थिति देखेंगे तो ये अपने दम पर भाग्य बनाने वाली स्थिति बना रही है। अब कम उम्र में जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ने का स्वभाव ऐसे में बढ़ता है, जो अच्छा होता है। यहाँ लिखा है चंद्रमा और सूर्य दोनों 12वें भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? अगर देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य दोनों के दोनों 12वें भाव में एक साथ ही होंगे। अब 12वें भाव में देखा जाए तो ये थोड़ा कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी ऐसे में 12वें भाव में कमजोर हो जाता है और चंद्रमा भी 12वें में होकर के बहुत कल्पना करने वाला, बहुत चिंता करने वाला बना देंगे। सूर्य चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो ज्यादा स्थिति खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए कहने की बात यह है कि सूर्य चंद्रमा 12वें में नकारात्मक फल प्रदान करेंगे, नींद की समस्या, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि जैसे प्रभाव भी दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना और माता पिता की सेवा करना, माता पिता को कहीं ना कहीं जो भी उनको सुख दे सके वो आपको देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे इन दोनों का प्रभाव अच्छा मिल सके। सफेद वस्तु का या फिर मैं कहूँ कि खाने की वस्तु का दान करना इन दोनों ग्रहों को ठीक करेगा। अपनी दिनचर्या को सही रखे, नियमित रखे, तो और अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। आगे फिर एक दर्शक ने लिखा है कि क्या होगा अगर ये जो प्लेनेट है, मतलब ये जो ग्रह है, अगर नीच राशि में हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो, तो किस तरह का प्रभाव मिलेगा इनका? यहाँ पर देखा जाए तो एक ही बात है कि अगर ग्रह कमजोर होंगे तो उनके फल में कमजोरी आएंगी, या वो जिस भाव में उनकी राशि बनेगी, जिस भाव में उनकी स्थिति होंगी, उसके फल में कमी आएंगी। अब समझिए सूर्य जैसे नीच राशि में है, तो मैंने क्या कहा कि अगर उसका संबंध अच्छा है तो अपना प्रभाव दे पाएगा, लेकिन यह है कि वो अस्त हो गया है या फिर नीच राशि में हो गया है, सूर्य तो नहीं होगा अस्त, लेकिन नीच राशि में हो गया है, तो उसके फल में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो शुभ फल, मैंने कहा कि नहीं शुभ फल मिलेगा, व्यक्ति समृद्ध होगा, सुखी होगा, वहां पर वो सब चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा और धीमी गति से प्रभाव फिर प्राप्त हो पाएगा। ये बात आपको समझनी है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर भाई इतने ही कुछ प्रश्न आपकी जो कुंडली से जुड़े या फिर आपके उस वीडियो से जुड़े थे। अब
मैं आपको जानकारी आज की वीडियो में देता हूँ चंद्रमा की। अब वैसे देखा जाए तो समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जैसे मैंने कहा चंद्रमा की जानकारी देता हूँ कि किस राशि में प्रभाव चंद्रमा का कैसा होता है, या आपको कैसे देखना है कि चंद्रमा का प्रभाव किस राशि में किस प्रकार का मिल सकता है, या कितना मजबूत है कितना कमजोर है। अब ये तो आप समझते आए अभी तक कि चंद्रमा जो होता है ये अगर किसी भाव में हो, किसी भी स्थिति में हो, मैंने आपको बताया था कि इसको बलवान तब समझिए जब ये जिसकी राशि में हो उसका राशि स्वामी बलवान हो। स्वयं अगर स्वयं की बात हो, स्वयं की राशि में चंद्रमा हो, तो वहां पर आपको ये विचार करना है कि चंद्रमा मतलब कितना पक्ष बल से कितना बली है, नवमांश में उसकी स्थिति क्या है, फिर वो जिसके नक्षत्र में हो उसकी स्थिति क्या है, ये सब बातें आपको वहां विचार करनी रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रमा भी एक देखा जाए तो सौम्य ग्रह है। भले ये कहा जाता है या फिर ये चंद्रमा मानता भी है कि जितने भी ग्रह है उनसे चंद्रमा अपनी मित्रता रखता है। भले ही वो चंद्रमा को शत्रु समझे, लेकिन चंद्रमा उन्हें अपना मित्र ही समझता है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा के लिए कौन सी राशि ज्यादा अच्छी रहेगी, तो इसे वैसे तो अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे हर राशि के अपने अपने अलग गुण हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते कि चंद्रमा किसी एक विशेष राशि में होकर के बहुत शुभ हो जाएगा या बहुत अशुभ हो जाएगा। जैसे अगर आपने सोचा कि चलो गुरु की राशि में चंद्रमा है तो ये बढ़िया हो गया, आप व्यक्ति को कोई चिंता की बात नहीं, व्यक्ति को सभी सुख ये दे देगा, तो ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि चंद्रमा हो सकता है वहां पर बैठा हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो तो वो बल अच्छा दे रहा हो, व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान बना रहा हो। लेकिन अब ज्ञानवान जो बुद्धिमान है, जो व्यक्ति अगर जैसे समझिए धनु में, मिथुन में, कर्क में, इनमें हो, विशेषकर धनु मीन की बात करते पहले, गुरु की राशि में अगर चंद्रमा हो तो आप क्या देखेंगे, व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा धनवान तो कम हो, लेकिन उसके अलावा व्यक्ति ज्ञान अच्छा हो, व्यक्ति के पास बुद्धिमान हो, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से व्यक्ति सफल होता हो, जीवन में अपनी बुद्धि से कार्य करता हो, ये सब बातें आपको देखने को मिल सकती है। धार्मिक हो, अच्छे आचरण करने वाला हो, चंद्रमा पीड़ित न हो तो अब ये सब बातें देखने को आपको मिली। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि जो चंद्रमा की स्थिति है उसके कारण व्यक्ति ये सोचे कि उसे अच्छी मात्रा में धन मिल जाएगा, तो वो कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि केवल चंद्रमा इस राशि में बैठ करके धन की स्थिति को अच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चंद्रमा यहाँ व्यक्ति के स्वभाव को धार्मिक और ईमानदार दर्शा रहा है गुरु की राशि में होने के कारण। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि चंद्रमा यहाँ गुरु की राशि में धार्मिकता या इन चीजों को बढ़ा रहा था, लेकिन यही शुक्र की राशि में चले गया। तो शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है या राजसी प्रवृत्ति देने वाला है। अब समझिए कि शुक्र की राशि में चंद्रमा जो बैठा है ये व्यक्ति को सुख सुविधा की ओर या धन अधिक कमाने की ओर प्रेरित कर रहा है। व्यक्ति चाह रहा है कि हाँ उसके पास अच्छी मात्रा में धन हो, सुखी संपन्न जीवन और लग्जरी पूर्ण जीवन व्यतीत करे, वो गुण व्यक्ति के अंदर है। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि ये जो चंद्रमा की स्थिति है व्यक्ति को सुख सुविधा देने का काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर बोले कि व्यक्ति धार्मिक होगा तो फिर वहां प्रश्न चिन्ह उड़ जाएगा कि अन्य ग्रह अवस्था हो तो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन चंद्रमा तो ये प्रभाव नहीं दर्शा रहा। चंद्रमा धार्मिकता में कमी लाएगा, थोड़ा भौतिकवादी बनाएगा। मिथुन राशि या कन्या राशि की बात करेंगे तो मैनेजमेंट क्षमता आदि भी देगा, धन कमाने के लिए प्रति लालसा भी देगा, और थोड़ा धार्मिकता में रुचि कम ही रखाएगा ये भी, क्योंकि हे बुध जो है वो राजकुमार ग्रह है और कहीं ना कहीं सुख सुविधा में जीना उसके प्रभाव में ज्यादा है, तो ये बात देखने को मिलेंगी। तो ये भी थोड़ा इसका प्रभाव आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपने बात करी कि यहाँ पर जो चंद्रमा है ये अगर मंगल की राशि में हो तो मंगल की राशि में ऊर्जा, जोश और जो उत्साह है वो प्रदान करेगा। धन कमाना बचाना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहे कि व्यक्ति के अंदर मतलब राजसी जीवन जीने का स्वभाव ज्यादा हो या फिर वैराग्य ज्यादा हो, दोनों ही बातें पूरी तरह लागू नहीं होंगी। व्यक्ति तो कर्म प्रधान रहेगा, न सुखों की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, न धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रहेगा। अपने काम से काम रखना, अपनी मेहनत और ऊर्जा से आगे बढ़ना व्यक्ति के स्वभाव में रहेगा। सुखों की तरफ तो फिर भी झुकाव बढ़ सकता है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिकता में बहुत ज्यादा रुचि हो जाए वो भी चीजें इतनी देखने को नहीं मिलती, तो ये बात कई बार बढ़ जाएंगी। अब वो है कि अन्य ग्रह का प्रभाव डिपेंड करेगा, लेकिन एक सामान्य एक मोटा प्रभाव बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी जो इस जानकारी में ये एक सामान्य बेसिक सी जानकारी है जो आप जानते हैं। कभी भविष्य में चंद्रमा का अलग अलग राशि में किस तरह का प्रभाव होता है उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आज केवल और केवल आपको जो बेसिक जानकारी है इसकी वो प्रदान कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जैसे ग्रहों में अगर देखा जाए, चंद्रमा मान लीजिए अपनी ही राशि में, तो बता चुका हूँ कि वो अपने ही सौम्य गुण, चंचलता का गुण ये बढ़ा देगा व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति कहीं ना कहीं सौम्यता पूर्वक काम करेगा, ये बात देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की राशि में है तो ऊर्जावान बनाएगा, अन्य को अपने अनुसार चलाना, अन्य को अपने अंडर में लेकर के चलना, ये गुणों वाला बना देगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति परोपकारी होगा,
लेकिन ये बोला जाए कि नहीं व्यक्ति तो भोगी बन जाएगा या सुखों की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बात इतनी देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति अन्य के लिए करना चाहेगा, अन्य के लिए सोचेगा, अन्य को साथ में लेकर के चलेगा, कुछ बड़ा करना चाहेगा, ये स्वभाव आ जाएगा। तो ये अंतर यहाँ पर हो जाएगा। अब यही बात शनि की राशि में देखिए। शनि की राशि में होने पर चंद्रमा के, व्यक्ति चाहता बहुत है कि सुख सुविधा उससे अर्जित हो, सुख सुविधा वो कमाए, वो कमाता भी है, भौतिक चीजें सब अर्जित कर लेता है, लेकिन फिर भी वैराग्य या एक अकेलापन सा व्यक्ति के मन में रहता है। तो कई बार होता क्या है कि व्यक्ति उन सब चीज़ों में इतनी रुचि नहीं ले पाता, उन सब का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा रह जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी व्यक्ति को कहीं ना कहीं इतना सुख मतलब होने के बाद भी व्यक्ति उसमें पूरी तरह सुखी नहीं हो पाता, मन में एक विचलन उलझन अधिक होती है ऐसे में, ये बात देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप एक और बात देखें तो ये बात भी है कि यहाँ पर चंद्रमा किस तत्व की राशि में है। जैसे अग्नि तत्व यानी मेष सिंह धनु में होगा तो प्रभाव उसका धार्मिकता के प्रति और अपने अनुसार काम करना करवाना इस तरह के स्वभाव वाला हो सकता है, मतलब भोगी जो स्वभाव है वो कम रहेगा। इसके अलावा अपना पृथ्वी तत्व या फिर वायु तत्व की राशि में हो तो प्रभाव इसका बढ़ जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सुख सुविधा या भोग विलास की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका बन जाए। इसके अलावा जो जल तत्व की राशियां है उनमें व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी वैरागी धार्मिकता आदि वाले प्रभाव बढ़ जाएगा। व्यक्ति भोगी नहीं होगा, इतना सुख सुविधा अर्जित करना सभी चाहते हैं लेकिन वहां पर इतना भोग आदि नजर नहीं आएगा जितना जो वायु तत्व या आपको पृथ्वी तत्व में देखने को मिलेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ये चंद्रमा का तत्व के आधार पर और राशि के आधार पर, किस ग्रह के प्रभाव में, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि वो आपको किस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता है या आपकी रुचि किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है। कई बार ये होता है कि आप समझिए आपके ग्रह बता रहे हैं आपके धार्मिकता के स्वभाव को और चंद्रमा बता रहा है भोग विलास के स्वभाव को, तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे। या आपका मन तो कह रहा है कि चलो मैं सुख सुविधा में रहूं, लेकिन आपकी ग्रह अवस्था आपको धार्मिकता की तरफ ले गई तो आप उसमें भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उन्होंने ग्रह अवस्था के कारण संन्यास तो ले लिया, वो वैरागी तो हो गए, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा। उनका मन तो, क्योंकि चंद्रमा जहां है वहीं मन लगेगा आपका। तो ये चीजें कई बार आपको देखने में आ जाती है, तो इस पर आपको विचार करना है। ये आज की वीडियो का मूल आधार था। बाकी आपके उत्तर भी देने थे तो वो मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको अन्य वीडियो मिलेंगी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।